नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरी नज़र दैनिक जागरण अखबार में पहले पन्ने पर छपे इस विज्ञापन पर गई। इस विज्ञापन में क्या है खास, क्यों जिक्र कर रहा हूं? पहले पन्ने पर इस विज्ञापन में एक सिंहासन नुमा कुर्सी है और इस कुर्सी पर एक सरसों तेल की बोतल है। उस तेल के ब्रांड का नाम है बैल कोल्हू। मैं जानता नहीं, आप जानते होंगे शायद, अगर इस्तेमाल करते होंगे। और यहां जो बगल में लिखा है, बैल कोल्हू को मिला जनादेश। अब जरा सोचिए, अखबार दैनिक जागरण है, मोदी सरकार की चापलूसी में टॉप जो अखबार हैं देश में, उनमें नंबर 1 है। और चुनाव नतीजे जब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता को 440 वोल्ट करंट लगाने की तरह है, जब प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बहुमत से 32 सांसदों की कमी से जूझ रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार बनाने के लिए या फिर से तीसरी बार ताजपोशी के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर है, उसी दिन अगर दैनिक जागरण यह अखबार छापता है, विज्ञापन ही सही, बैल कोल्हू को मिला जनादेश। मैं किसी को बैल नहीं कर रहा हूं, किसी को कोल्हू नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंहासन पर तेल की बोतल और यह विज्ञापन, यह तंज है, व्यंग है, क्या है मतलब समझिए। लेकिन एक समानता इस सिंहासन और मेरी सोच में। कल मैं भी अपने वीडियो में कई बार कह रहा था कि मोदी जी को ऐसा सिंहासन मिल सकता है, ऐसी कुर्सी मिल सकती है जिसके पाए, अलग अलग पायों पर अलग अलग लोगों का शिकंजा होगा, हत्थे पर किसी और का। मोदी जी मुस्कुराते हुए, कभी कोफ्त में, कभी गुस्से में, कभी बेचैनी में उस सिंहासन पर बैठ तो सकते हैं, लेकिन रहमो करम किसी और का। ये क्यों कह रहा हूं? विस्तार से समझाने के लिए। मोदी जी सिंहासन पर बैठे हैं, अभी बैठने वाले हैं, बैठ पाएंगे कि नहीं, आगे वक्त के गर्भ में। आज ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं, एनडीए के एक पार्टनर नीतीश कुमार पटना से रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में आज बैठकों का दौर होना। और क्यों मैंने ये तस्वीर लगाई है और क्यों सिंहासन से, मैंने कहा कल मैं अपने वीडियो में लगातार इस तरह का जिक्र करता रहा, तभी आज जागरण में ये बैल कोल्हू का विज्ञापन दिख गया। खैर, तो ये जो तस्वीर है जिसमें मोदी जी इस सिंहासन पर हैं, जिस पर अभी बैठेंगे कि नहीं पता नहीं। किसी सिंहासन या कुर्सी में 4 पाए होते हैं, तो इसका एक पाया जिस पर अगर मोदी जी बैठेंगे, अगर तीसरी बार, इस पाए का कंट्रोल या ये पाया होगा नीतीश कुमार के हाथ में। और ये दूसरा पाया है जिस पर मोदी जी का यह सिंहासन या मोदी जी की कुर्सी टिकी होगी। यह है नायडू का, चंद्रबाबू नायडू। और ये जो हत्थे हैं, हाथ समेट कर वैसे मोदी जी इस तस्वीर में बैठे हैं, इस हत्थे का कंट्रोल या ये हत्थे को बनाए रखने में योगदान होगा चिराग पासवान और बाकी घटक दलों का। मतलब प्रधानमंत्री मोदी अगर सिंहासन पर तीसरी बार बैठ भी गए तो ये दो जो पाए हैं, इनमें से एक भी पाया अगर चटका, खिसका या इनमें से किसी ने एक भी पाया उखाड़ा, धप से मोदी जी का सिंहासन लंगड़ी कुर्सी की तरह जमीन पर, सत्ता से दूर। और इसलिए मोदी जी कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो पाया है नीतीश कुमार और नायडू का, ये उनके सिंहासन के साथ चिपका रहे हैं। हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोग बीजेपी के अभी भी जश्न मना रहे हैं, तीसरी बार तो आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार, अगर मुझे ठीक से याद है, जीत के बाद जश्न मनाने के लिए जो तैयारी थी, वो तैयारी तो फीकी पड़ गई, रंग में भंग पड़ गया नतीजे से। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में एनडीए का जिक्र किया। एनडीए को तीसरी बार जनता ने बहुमत दिया है या जनता ने जनादेश दिया है। जिस एनडीए का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी न के बराबर करते हैं, एनडीए के घटक दलों को मोदी ने 10 साल से ठेंगे पर रखा है। माफ करिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन यह मुहावरा है। एनडीए के घटक दलों की कोई हैसियत मोदी के लिए नहीं रही, क्योंकि पहली बार जनता ने 282 सीटें दी, दूसरी बार जनता ने उन्हें 303 सीटें दी। उन्हें लगा कि जिन्हें रहना है रहो, जिन्हें जाना है जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2024 के पहले उन्होंने फिर से भानुमति का कुनवा जोड़ना शुरू किया और घटक दलों को अपने साथ लाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि 2024 के नतीजे, उनके पाए, जो ये सिंहासन के पाए हैं, ये उखाड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कवायद की। नीतीश कुमार पलट कर आए, तेजस्वी का साथ छोड़कर। चंद्रबाबू नायडू से भी
एक एनडीए का रिश्ता बना, एनडीए में चंद्रबाबू नायडू को लेकर आए, आंध्र में साथ लड़े, और उसके बाद आज ये दो पाए की अहमियत आपको बताता हूं। जो अभी जो नंबर है, और ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी जो नंबर है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एनडीए को 291 सीटें हैं। 291 सीटें में 291 सीटों में 240 है बीजेपी, ये 240, यानी बहुमत से 32 दूर। ये होगा तभी बहुमत होगा, ये बीजेपी की स्थिति है। और एनडीए की बात करेंगे तो 291 है। अब इसमें योगदान किसका और ये कैसे सरकार बन सकती है, ये जो मैंने कहा, जैसे नीतीश कुमार, जेडीयू की 12 सीटें हैं बिहार में, और ये जो दूसरा पाया है नायडू का, चंद्रबाबू नायडू का, इनकी है 16 सीटें। मतलब अगर ये दोनों जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो 28 सीटें होती हैं। और इस 28 सीटों को अगर एनडीए के टोटल नंबर में, अगर एनडीए का ये नंबर 291 है, 291 में जरा 28 को माइनस कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चंद्रबाबू नायडू की हैसियत क्या है। 291 माइनस 28, अब ये बहुमत से ये सरकार छिटक गई 272 से नीचे। और ये चिंता है मोदी जी की कि कैसे दोनों को अपने साथ लाएं। और ये स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार, 2014 और 2019, मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में जब से मुख्यमंत्री रहे, कभी उनकी फितरत नहीं रही गठबंधन की सरकार चलाने की, या गठबंधन के सहयोगी दलों से राय मशविरा करने की, या सहयोगी दलों के सुझाव के आधार पर फैसले लेने की। क्योंकि प्रधानमंत्री की फितरत, मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की फितरत, एको अहम द्वितीयो नास्ति, हमने जो फैसला कर दिया, हमने जो सोच लिया, हमने जो ऐलान कर दिया, कौन चुनौती देने वाला है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कह दिया था कि 6 महीने बाद भूचाल आने वाला है, बड़ा फैसला लेने वाला हूं। और बहुत बड़े फैसले या बहुत बड़े फैसले का संकेत बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी लगातार दे रहे थे। क्या फैसले हैं, चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चाहे और भी कुछ जीएसटी से जुड़े कुछ मामले हो, और भी ऐसे कई मामले हैं जो संकेत और संदेश था कि यह सरकार जब आएगी, इतनी मजबूत सरकार होगी 350 400 पार वाली, कि तमाम तरह के फैसले करेगी, विपक्ष की कोई हैसियत उनके सामने रहेगी नहीं। और विपक्ष की हैसियत उन्होंने रहने नहीं दी। उन्होंने माना कि ऐसी कि तैसी विपक्ष की, तभी उसी संसद में 150 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाकर उसे सस्पेंड करके बड़े बड़े विधेयक पास करा लिए गए। अब मोदी जी अटके, क्योंकि उनकी आदत तो थी नहीं कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में या एनडीए में कोई उनको चुनौती दे सके, कोई सुझाव और सलाह दे सके। लेकिन अब मोदी जी के सामने मामला अटक गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि रहमो करम पर मोदी जी सरकार बनाने को मजबूर होंगे, अगर सरकार बन पाई तो। हालांकि अभी बहुत तरह के दावपेच इंडिया गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। अब एनडीए में इन दोनों के रहने से, साथ रहने से जो है, अभी अगर सरकार बन गई तो क्या दिक्कतें हैं। चंद्रबाबू नायडू का मोदी से अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। चंद्रबाबू नायडू 2014 में बीजेपी के साथ थे, गठबंधन में थे, चुनाव लड़े। 18 में चंद्रबाबू नायडू ने रिश्ता तोड़ा एनडीए से, आंध्र को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते हुए। और उसके बाद इतने बिटर रिलेशन हुए, इतने तल्ख और इतनी मतलब एक दूसरे पर हमलावर करते हुए ऐसे रिश्ते थे कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दोनों साथ आएंगे क्या। और लेकिन साथ आए। 2019 में जब शिकस्त मिली राज्य में, सूबे के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को, जगन रेड्डी ने सत्ता पर कब्जा किया, तब चंद्रबाबू नायडू, अब जब 2024 का चुनाव था उसके कुछ वक्त पहले मान लें, चंद्रबाबू नायडू को एहसास हुआ और उसके बाद वो एनडीए के साथ आए। और उन्हें लाने के लिए बहुत सारी कवायद हुई, क्योंकि ये चिंता बीजेपी को भी थी कि आंध्र में किसी ढंग से चंद्रबाबू नायडू के साथ आए। आंध्र में क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने अकेले अपने दम पर, आंध्र प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव भी साथ हुए, अकेले अपने दम पर 175 की विधानसभा में 134 सीटें चंद्रबाबू नायडू लेकर आ गए। बीजेपी वहां जितनी सीटें, 8 सीटें जीती है शायद। बीजेपी की जरूरत चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में नहीं है।
आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने के लिए उन्हें बीजेपी से किसी तरह की मदद की दरकार नहीं है। वैसे ही जैसे 303 सीटें मिलने के बाद मोदी जी को किसी गठबंधन के सहयोगी की दरकार नहीं थी सरकार चलाने के लिए, लेकिन मोदी जी को दरकार है चंद्रबाबू नायडू की। और चंद्रबाबू नायडू का जो तरीका है, चंद्रबाबू नायडू की जो मांग है, चाहे स्पेशल स्टेटस की हो, चाहे एक ध्रुवीकरण वाली सांप्रदायिक राजनीति जैसी बीजेपी करती है उसके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू रहे। करीब करीब यही रवैया नीतीश कुमार का भी रहा है, कम से कम उस तरह के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार रहे। और अब अगर बीजेपी, चाहे वो कॉमन सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो सबसे बड़ा झटका इस तरह के किसी फैसले में अड़चन के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होंगे। एक मुख्यमंत्री वहां, दूसरे मुख्यमंत्री बिहार में। तो कैसे सेट करेगी बीजेपी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल। क्या उनकी तरफ से कुछ शर्तें होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में अपने मन मुताबिक अपने सांसदों के लिए बर्थ लेने के लिए या मंत्रालय लेने के लिए उसका भी दबाव होगा। पहले तो मोदी जी ने कुछ समझा नहीं किसी को, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। 2014 के बाद जो सरकार बनी उसमें उद्धव ठाकरे कैसे बाहर गए, उसके बाद अगली सरकार में अकाली दल बाहर गया, उसके बाद नीतीश की मर्जी के बगैर आरके सिंह को मंत्रालय में शामिल किया मोदी जी ने, और नीतीश कुमार को चैलेंज आरके सिंह उन्हीं की पार्टी के सांसद रहते हुए मोदी सरकार में रहते हुए देते रहे, मुंह चिढ़ाते रहे। ये सब हुआ। अब मोदी जी फंस गए हैं। अब फंस ऐसे गए कि साधें कैसे। और उस चंद्रबाबू नायडू को जरा जिनके रिश्ते आप देखिए, और इसलिए कि जो बीजेपी का जो तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी का जो तरीका है, जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, जो धार्मिक ध्रुवीकरण का, मुसलमानों को टारगेट करने का, उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू के कई बयान हैं। कुछ बयान आपको सुनाता हूं जिससे आपको पता चले दोनों की तल्खी क्या है। ये कुछ पुराने बयान हैं जो ट्विटर पर बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में वक्त वक्त पर ऐसी दुश्मनियां होती हैं, लेकिन फिर भी यहां विचार की बात है। एक होता है मौका परस्ती, अवसरवादिता, चंद्रबाबू नायडू ने भी किया है। चंद्रबाबू नायडू 96 से 98 तक यूनाइटेड फ्रंट के साथ थे, कन्वीनर थे, बल्कि 99 में बीजेपी के साथ आ गए। चंद्रबाबू नायडू भी फ्लिप फ्लॉप करते रहे, गठबंधन और पाला बदल करते रहे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन एक वैचारिक तौर पर उनकी पॉलिटिक्स, आंध्रा की पॉलिटिक्स, उसमें कम्युनल एंगल, मुस्लिम के खिलाफ हेट्रेड वाला एंगल, यूसीसी जैसे मुद्दे पर या वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हों, इसमें पेच है। और यही पेच नीतीश कुमार के मामले में है। और इसलिए आज जब नीतीश कुमार आ रहे हैं तो तमाम तरह के सवालों के साथ आ रहे हैं। गठबंधन की बैठक में जब बैठेंगे एनडीए में तो सवाल होगा। मैं कुछ बाइट आपको सुनाता हूं अब, जिससे आपको पता चले कि किसके क्या विचार किसके लिए रहे। किसका सुना है आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू हैं। Secular agenda. We are secular. We used to join BJP sometimes because of political compulsions. That is another thing. Today there is a democratic compulsion. You have to understand the democratic compulsion. CBI, ED, Okay, so even today- income tax. Everybody is attacking. All institutions are demolished. Today, the joining, the glue you're saying is democratic compulsion. Earlier it was secularism. Today, you believe there's a threat Both. to democracy. Both. Yeah. It's both. But who will lead this No, but group? then- Who will be the face? Who will be the leader of this? That's the question being asked. All leaders are better than Narendra Modi. All leaders. ये चंद्रबाबू नायडू एक समय था जब 2019 के चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक गठबंधन का एक अम्ब्रेला एक बनाने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार चंद्रबाबू नायडू मुखर थे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। उन्हें ये इसमें कहा उन्होंने कि कोई भी लीडर मोदी से बेहतर है। और उन्होंने कहा ये डेमोक्रेसी का सवाल है, जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उसका सवाल है। और उनकी मुखरता इस हद तक थी 2019 और उसके कुछ दिनों बाद तक, जिसमें उन्होंने आतंकवादी तक शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, गद्दार और नमक हराम। एक उनका बयान है जो मैं देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी एक कट्टर आतंकवादी हैं। अगर आप अल्पसंख्यक, उन्होंने कहा इंग्लिश में और तेलुगु में उनके बयान है जिसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ, अगर आप मोदी को वोट देते हैं, अल्पसंख्यकों से उन्होंने कहा, तो कई मुश्किलें खड़ी होगी। यह मोदी आपको सलाखों के पीछे डालने के लिए 3 तलाक कानून लेकर आए। मैं पहला व्यक्ति था जिसने 2002 के दंगों के बाद उनके इस्तीफे की मांग की थी। अधिकांश देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे फिर से अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था अप्रैल 2019 में। और इस तरह के उन्होंने कई बार बयान दिए, गद्दार, नमक हराम और आतंकवादी, सीधे सीधे मोदी को कहा। और वो दौर था जब चंद्रबाबू नायडू एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें
बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी दलों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए। और वो दौर था उसके बाद चुनाव के दौरान जब अमित शाह क्या कहा करते थे और मोदी क्या करते थे। सुनिए जरा ये भी। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए नाटक। अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाला चंद्रबाबू नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि एनटीआर के परिवार के सदस्य होकर चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर को गच्चा दिया और एनटीआर की पार्टी एनटीआर के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर उभरे। वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका जिक्र कर रहे थे। इसी तरह का मोदी भाषण दे रहे हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू हैं। तो इस तरह से प्रचार इतनी तलखी और इतनी एक दूसरे पर हमलावर तरीके से चंद्रबाबू नायडू और खुद मोदी और अमित शाह एक दूसरे पर हमला करते रहे। अब वही चंद्रबाबू नायडू और उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट के बगैर अगर बीजेपी की सरकार, इनकी सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं बनती है, तो यही सवाल उठता है कि उन्हें साथ लाने के लिए मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी को हर हाल में सत्ता चाहिए। कल वो भाषण में दे चुके कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है। बहुत सारी बातें मोदी जी ने कही कल। और एनडीए की सरकार बन रही है ये कहते वक्त मोदी पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों को मैंने पहले भी कहा, उनकी कोई हैसियत, कोई औकात प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल में मोदी जी ने रहने नहीं दी। चिराग पासवान के साथ क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने? चिराग पासवान की पार्टी को उनके चाचा ने हड़प लिया, सिंबल हड़प लिया, सांसदों को अपने पाले में ले आए। चिराग पासवान को घर तक खाली करना पड़ा, जिस घर में रामविलास पासवान दशकों तक रहे। लेकिन चिराग पासवान हनुमान कहते रहे, बीच में उनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड था, फिर साथ आए। चाचा भतीजे के झगड़े के बीच में अमित शाह और मोदी की भूमिका सर्वविदित है। तो चिराग पासवान भी 5 सांसद जीतकर चिराग पासवान भी आ रहे हैं। चिराग पासवान को इस बार कुछ चाहिए, तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी को उन तमाम सहयोगी दलों को साथ रखने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बात और, जो यूनिलेटरल फैसले प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, जिसका जो उन्होंने अभी बंगाल चुनाव में कहा कि 6 महीने में भूचाल आने वाला है, कोई बड़ा फैसला, वो भूचाल अगर लाने का इरादा भी प्रधानमंत्री रखते हैं तो आसान नहीं है, क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा, उनके सिंहासन की उस कुर्सी के 2 पाये नायडू और नीतीश कुमार के पास है, और ये जो हत्थे हैं ये चिराग पासवान और जो छोटे छोटे दल जीत कर आए एनडीए के, इन हत्थों पर उनका कब्जा है। इसके बगैर ये मोदी जी यहाँ सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। जो सिंहासन है उस सिंहासन के पुर्जे अलग अलग लोगों के पास है। तो ये तो स्थिति मोदी जी की होने वाली है अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए को, अगर एनडीए को इन घटक दलों के साथ जोड़े तो एनडीए को 272 से पार। अब बीजेपी के नेता जो जश्न मना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सब मिला के जितने नंबर हैं 234, उससे ज़्यादा तो हम अकेले हैं, ये बीजेपी के नेता इसी जो शिकस्त है यहाँ 272 से पहले का, उसमें बीजेपी के नेता अपनी जीत तलाश रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, कल भी मैंने कहा कि बीजेपी बहुमत से अगर 32 सीटें दूर है, जो बीजेपी 240
और 250 और 272 तो छोड़िए, जो बीजेपी 350 पार 370 के नारे अपने लिए दे रही थी, मोदी जी कर रहे थे, उस बीजेपी को अगर 130 कम है उनके टारगेट से, 130, पिछली बार से अगर देखें 63 कम है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये जनता का जनादेश देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए और विपक्ष के लिए बहुत जरूरी जनादेश है और बहुत उल्लेखनीय जनादेश है, इसलिए क्योंकि विपक्ष की जो हैसियत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, उनके राज में बना दी गई, जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया गया, जिस तरह से विपक्ष के पीछे केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ा गया, जिस तरह से विपक्ष को संसद से धक्के देकर, संसद से सस्पेंड करके, संसद से बाहर करके, जिस तरह से बड़े बड़े कानून संसद में पास किए गए, चाहे नई संसद चाहे पुरानी संसद, संसद की इमारत बदल गई, फितरत वही रही और उस फितरत को पूरे देश ने देखा। लेकिन अब उसी संसद में ये 234 विपक्ष के सांसद बैठेंगे, उसी संसद में अब ये लोग बैठेंगे जिसमें समाजवादी पार्टी के 37 होंगे, टीएमसी के 29 होंगे, डीएमके के 22 होंगे, कांग्रेस के 99 सांसद होंगे। तो ये मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और मीडिया, जो मीडिया जश्न मना रहा था, जिस मीडिया के तमाम एंकर 350, 340, 330 के आंकड़े पेश कर रहे थे, एग्जिट पोल के दम पर जो उछल कूद मचा रहे थे, उन सब के लिए भी करारा झटका। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग, हम जैसे 50 लोग, बहुत सारे लोग, रवीश कुमार हो, अभिसार हो, बहुत सारे लोग, नाम 2-4 का लेना क्या, बहुत सारे लोग, ध्रुव राठी हो, बहुत सारे लोग जो विपक्ष की आवाज को आप तक पहुंचा रहे थे या मोदी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ बोल रहे थे, उन सब के लिए भी बड़ा खतरा था 2024 में। अगर ये 300 पार करते अपने दम पर तो खतरा भी टला है, क्योंकि अब जो जैसा कि मैंने कहा, उनकी कुर्सी के पायों पर दूसरों का कब्जा है और जिनका कब्जा है उनका ट्रैक पलटने का है। अगर ज्यादा असहज नायडू या नीतीश कुमार होते हैं तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना मोदी जी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो कैसे सहेज कर रखना होगा नीतीश कुमार और नायडू को, इसका अंदाजा आज मोदी को भी है और उन तमाम लोगों को है जो राजनीति समझते हैं। तो इसलिए विपक्ष के लिए, विपक्ष की आवाज को कुचलने की जो कोशिशें हुई है, तो विपक्ष को जनता ने इतनी सीटें दी है कि सदन में बुलंदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए या विपक्ष को ठेंगे पर रखते हुए सारे कानून पास करने पर आमादा सरकार पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष को ताकत और हैसियत जनता ने दी है, आपने दिया है। और लोकतंत्र में जब तक मजबूत विपक्ष ना हो, तब तक लोकतंत्र में ऐसे सत्ताधीश होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हीं से लोकतंत्र है, उन्हीं से देश है, उन्हीं से संविधान है, उन्हीं से कायदे कानून है, जैसे चाहेंगे वैसे वो फैसले लेंगे, विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर करके सारे कानून बदल देंगे या कानून पास कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करेगा, उसके भी उलट अपने दम पर, बहुमत के दम पर, बहुमत की ताकत पर कोई भी कानून बदलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। तो ये झटका प्रधानमंत्री मोदी के लिए मामूली नहीं है। जो खुश हो रहे हैं कि एनडीए को 291 मिला, बीजेपी को अकेले 240 मिल गया, पूरे इंडिया गठबंधन को 234 मिला, यहां बीजेपी इंडिया गठबंधन के मुकाबले अकेले 240, सवाल 240 का नहीं है। 240 किसे मिला, कैसे मिला, जिसे मिला उसकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा, उनका सपना क्या था, और अगर मिल जाता तो उसके खतरे क्या थे, उन खतरों से भी निजात मिली है। तब शायद आज हम लोग बोल पा रहे हैं, वरना कल्पना कर सकते हैं कि अगर 330 पार बीजेपी होती तो क्या स्थिति हो सकती थी और क्या स्थिति अगले 5 साल में होती। जिन खतरों के प्रति विपक्ष आगाह करता रहा, जिन खतरों को हमने देखा है, जिन खतरों का अंदेशा था, वो खतरे भी टले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, अगर बहुमत से 32 सीटें कम सांसद जनता ने उन्हें जिताकर भेजा है। फिलहाल मकसद यही था, समझना, समझाना, ताकि आप भी समझें। थोड़ी निश्चिंतता हम लोगों को भी हुई। कल दोपहर के बाद जब ये नतीजे और रुझान आने लगे, फिर मुलाकात होगी, देखते हैं कैसे सरकार बनती है, कब तक शपथ ग्रहण होता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की शर्तें मोदी जी कितना मानते हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर चलने वाली ये सरकार, उन्हें सरकार में वो सब देने को तैयार होती है जो वो चाहते हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार को और आंध्रा को लेने में कामयाब होते हैं, क्या इतने पर डील हो जाती है, और जो डील होती है क्या वो 5 साल चल पाएगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। इंतजार रहेगा एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक से निकलने वाली खबरों का।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लगातार मेरे YouTube चैनल पर नज़र बनाए रखें, तमाम तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।